10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 आपके 16 मार्च 2024 को, जो 16 मार्च 2024 को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा और उसमें आपके जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 15 प्रश्न आपके अबसद के पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न जो आपके अबसद वाले आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कौन कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे, एक तो हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट आपके जो अबसद है उनकी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपके दूसरे प्रश्न में 7 रिक्त स्थान आएंगे जो आपके एक एक शब्द में उत्तर देना है। ये 7 रिक्त स्थान कौन कौन से पार्ट से आपको तैयार करने हैं, आपके इंपॉर्टेंट जो रिक्त स्थान है उनकी भी चर्चा करेंगे और 10 आपके वन लाइनर आएंगे। टोटल आपके 32 नंबर का मैट्रिक्स वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। आप 32 में से आपसे 25 से 30 नंबर आप आराम से जो प्राप्त कर लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप जो अंत तक ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैंने ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट भी डाल रखा है, तो आप टेस्ट भी दे देना। टेस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम आपका जो अबसद वाला पहला प्रश्न देख लेते हैं, वो कौन से पार्ट से पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न जो आएगा वो आपके दूसरा पार्ट है आपके, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद किताब है, ये पार्ट है, उससे आपके पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने जो नमक यात्रा शुरू की थी वो की थी साबरमती से। इसका उत्तर हो जाएगा आपके साबरमती। करेक्ट आंसर होगा इसमें साबरमती। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च के बारे में आपको याद होना चाहिए। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ये 1930 को शुरू हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपके साबरमती। साबरमती से जो महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। तो इसमें देखो, यात्रा प्रारंभ करने का जो स्थान है वो आपके साबरमती आश्रम हो जाएगा। कहाँ तक की थी, तो दांडी तक की थी। अगला प्रश्न आपके महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये लौटे थे आपके जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1914 में ये लौटे थे। तो 9 जनवरी 1914 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हमें जो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी 1914 को महात्मा गांधी इस दिन जो दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस लौटे थे। अगला प्रश्न आपके ये है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि ये कब से शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो देखो अलग अलग इसमें डेट दे रखी है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो अपने ये शुरू हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके रोलट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये रोलट एक्ट पारित हुआ था ये आपके 1919 में। इसको बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया है। रोलट एक्ट को बिना दलील बिना वकील को कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको शक के आधार पर जो बिना बताए आपसे जो गिरफ्तारी हो जाती है इसमें। 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1929 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। इन प्रश्नों के अलावा इस पार्ट में से आपको कौन सा प्रश्न है जो आपको अच्छे से याद रखना। और तो एक तो आपके साइमन कमीशन भारत कब आया था वो याद रखना है। तो साइमन कमीशन 1929 में आया था भारत में। एक आपको ये याद रखना है कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो ये किया था चंपारण में। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था ये चंपारण में किया था। और कौन से चोरी चोरा जो कांड है, चोरी चोरा कांड, ये कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड ये 1929 में हुआ था। चोरी चोरा कांड 1929 में हुआ था। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक किताब का नाम याद रखना है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। फिर आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है अबसदा का जो अगला क्वेश्चन बनता है वो आपके पार्ट 3 से बनता है। पार्ट 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से आपके एक एक नंबर का जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देख लेते हैं। कैरिबियाई द्वीप समूह में कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा समूह शामिल नहीं है। त्रिनिदाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, आयरलैंड नहीं होगा। अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की जो खोज की थी वो कोलंबस ने की थी, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबस। जबकि भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वो है वास्को डी गामा। भारत का जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है हेनरी मार्टन स्टैनली। हेनरी मार्टन स्टैनली ये कौन था। तो ये कौन था, ये एक पत्रकार और
खोजी था, पत्रकार और खोजी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पर पड़ा था? तो ये अमेरिका में पड़ा था। और ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई कब थी? तो ये हुई थी आपके 1929 में। 1929 में ये सबसे पहले शुरू हुई थी और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो अमेरिका में पड़ा था। इसके अलावा आपको एक याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपके 1914 याद रखना है। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम वैश्वीकरण कहा जाता है। एक आपके ये याद रखना है कि ब्रेडन वुड सम्मेलन में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? तो ILO क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन या मुद्रा कोष। ILO ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ये ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में ये संस्था स्थापित की गई थी, ILO। एक इस पार्ट में आया था रिंडरपेस्ट वाला। तो रिंडरपेस्ट जो बीमारी वो किसके कारण फैलती है? रिंडरपेस्ट ये आपके इसमें फैला था, अफ्रीका महाद्वीप में फैला था। तो सबसे ज़्यादा रिंडरपेस्ट का जो प्रभाव देखने को मिला, सबसे ज़्यादा फैली थी वो अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। देखो इसकी PDF भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखे। ये क्वेश्चन बैंक है आपके, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया आपका क्वेश्चन बैंक है, जो कि बोर्ड के द्वारा ही इसको जारी किया गया था। अगला प्रश्न आपके ये है औद्योगिकीकरण का युग। तो इसमें से आपके एक अबसद वाला का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो इंग्लैंड में हुई थी। इसका उत्तर करेंगे हम इंग्लैंड। क्या आंसर करेंगे इसका? इंग्लैंड करेंगे। भारत में पहला लौह और इस्पात उद्योग की जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये जमशेदजी टाटा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर आपको अच्छी प्रकार से याद है। इसका उत्तर है आपके जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका जो आविष्कार है वो हुआ कब था? स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो 1764 में हुआ था। इसका उत्तर क्या है? 1764 में स्पेनिंग जेनी जो उसका आविष्कार हुआ था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 में हुई थी। ठीक है, 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1855 में। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत में पहली कपड़ा मिल आपको याद रखनी मुंबई में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और अगला आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि बुनकरों पर जो निगरानी करने वाला वेतनभोगी कर्मचारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको गुमास्ता कहते थे। क्या कहते थे उसको गुमास्ता कहा जाता था। ये गुमास्ता क्या है? तो ये बुनकरों पर ये एक आदमी था जो कि निगरानी रखने का कार्य करता था। फिर आपके अगला पार्ट है, ये 5वां पार्ट है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया वाले पार्ट से अब बस के क्वेश्चन बनेंगे। तो आधुनिक दुनिया वाले पार्ट से आपके पहला प्रश्न ये बनता है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो मुद्रण यानी कि छपाई का जो पहला कारखाना है वो चीन में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मुद्रण छापने का जो काम है वो छापाखाना पहले चीन में खुला था। नेक्स्ट है गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये 1870 में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये छपी थी 868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में। नेक्स्ट आपकी आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कार किया गया था वो है आपके जोहान गुटेनबर्ग। जॉन्स गुटेनबर्ग भी कहते हैं इनको। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी ये बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस के जो कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये हुआ था आपके 1878 में। नेक्स्ट है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। भारत में सबसे पहला जो छापाखाना खुला था वो गोवा में खुला था, याद रखना। भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है वो आपके महात्मा ज्योतिबा फुले की है। महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब का नाम है गुलामगिरी। एक आपके इस पार्ट में नाम आया था बंगाल गजट। बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो आपके ये जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था ये जेम्स हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। जेम्स हिक्की ने। कौन है बंगाल गजट के संपादक? तो ये है जेम्स हिक्की।
ठीक है। जेम्स हिक्की ने इसको संपादित किया था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था। और एक ये गुटेनबर्ग के जो नाम आए ना, इसने पहली किताब जो छापी थी वो बाइबिल छापी थी। कौन सी छापी थी? ये गुटेनबर्ग ने पहली किताब वो बाइबिल छापी थी। ठीक है, बाइबिल नाम याद रखना है। ठीक है, ईसाई ग्रंथ है ये बाइबिल। और इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है इसमें? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय का जो समाचार पत्र है उसका नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय का जो समाचार पत्र है उसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये उनके समाचार पत्र का नाम है। फिर आपके समकालीन भारत जो भूगोल वाला है उसका हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये कि वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं? यानी कि जिनको एक बार काम में लेने के बाद में वापस काम में ले सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग एक बार करने के बाद में वापस उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। कौन सा प्रांत के में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी वाली जो खेती वो की जाती है? तो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। समूची खेती जो है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। उत्तराखंड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारी ऊर्जा जो है वो आपके पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का जैव संसाधन है? लौह अयस्क आपके जो अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नेक्स्ट है भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 जो आई थी उसके अंतर्गत वनों का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है जो होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 33%। जबकि लास्ट जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें आपके 22 पॉइंट कुछ % ही इसमें है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत की कटाई अथवा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है स्थानांतरित करती स्लेश, बर्न एंड स्लेश। ठीक है, इसमें जलना, वनों को जला करके खेती की जाती है। इसमें दो नाम आए थे आपके इस पार्ट में, एक तो खादर आया था और एक आपके आया था बांगर। ठीक है, बांगर और खादर। जो नए जलोढ़ क्षेत्र होते हैं, नए जलोढ़ क्षेत्र को खादर कहा जाता है। नए जलोढ़ क्षेत्र को खादर कहते हैं, जबकि पुराने वाले को बांगड़ कहते हैं। जो पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है उसको बांगड़ कहा जाता है। पुरानो बांगड़ है और नया खादर है। अगला प्रश्न आपके वन और वन्य जीव से संबंधित है। पहला प्रश्न ये, कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसमें आपके इसका सही आंसर आपके हो जाएगा पशुचारण और लकड़ी ईंधन को प्राप्त करना, ये वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी को नहीं दर्शाता है? इनमें से कौन सा तरीका समुदाय का सीधी भागीदारी को नहीं दर्शाता है? तो देखो, संयुक्त वन प्रबंधन दर्शाता है, बीज बचाओ भी दर्शाता है और चिपको आंदोलन भी है, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन है वो इसमें आपके सामुदायिक सीधी भागीदारी नहीं निभाता है। अगला प्रश्न आपके इनके मेल करनी है। इनमें से कौन सा काला हिरण लुप्त, संकटग्रस्त और एशियाई हाथी और अंडमान जंगली सुअर और फिर आपके ये गुलाबी सिर वाली बत्तख। अगला क्वेश्चन आपके कि चिपको आंदोलन के पर्यावरणविद कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको नाम याद रखना है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ये अपने राजस्थान के संबंध में पूछा जा रहा है, तो चिपको आंदोलन के लिए आपके अमृतादेवी विश्नोई का नाम आपको याद रखना है। ये चिपको आंदोलन अपिको आंदोलन है। ठीक है, अपिको आंदोलन आपकी ये इससे संबंधित है। भारत में वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। छठा प्रश्न आपके ये है कि कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति है? मणिपुरी हिरण है, शेर की पूंछ वाला बंदर है और गेंडा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने राजस्थान में है, अलवर में। ये कहाँ स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है। टाइगर रिजर्व भी है ये। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1972 में 1973 में हुई थी, क्योंकि 1972 में तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। उसके एक साल बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ये विश्व की सबसे जो अच्छी परियोजना है उनमें से एक परियोजना है बाघ परियोजना। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखो, भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा।
एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? तो ये 1952 में। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों में सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा है। एक आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा समाज है जो पशु पक्षी और वन्य जीव के प्रेमी के रूप में जाना जाता है? तो विश्नोई समाज है वो। कौन सा समाज है वो? विश्नोई समाज है, जिसके संस्थापक जाम्बोजी हैं, जम्बेश्वर भगवान है इनके संस्थापक। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये आपके जो पेड़ों की सुरक्षा रक्षा करने के लिए अपना जो बलिदान है वो दे दिया था अमृता देवी विश्नोई ने। एक आपको IUCN का पूरा नाम याद होना चाहिए, ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना। फिर आपके अगला पार्ट है ये खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें से आपके जो 4 नंबर का मैप का क्वेश्चन इस पार्ट से बनेगा आपके, ठीक है। इसमें जो 3 में आपको मैप दे रखे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद में जो पार्ट है वो अपना, इस पार्ट का नाम है, नेक्स्ट पार्ट है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग मोस्ट प्रेडिक्शन में प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो एल्यूमिनियम प्रगलन में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी दूसरा प्रश्न, कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सेल, ठीक है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसका उत्तर होता है पूरा। कौन सा चूना उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वो आपका सीमेंट उद्योग हो जाएगा। सीमेंट हब में हब जिला का सीमेंट जिला कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ जिले में कई सारी जो सीमेंट फैक्ट्री आपने देखी होगी। अगर कोई चित्तौड़गढ़ जिले से हैं तो वो अपने आसपास में कौन कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री हैं उनके नाम आप कमेंट करके बताएंगे। आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो आधारभूत उद्योग लौह इस्पात को कहा जाता है। लौह इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि बाकी के उद्योग इसी पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, चीनी मिलों में की सर्वाधिक सघनता किन राज्यों में पाई जाती है? तो चीनी मिल जो सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में। शुगर मिल सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पटसन है, रबड़ है और चीनी है, लेकिन सीमेंट कृषि आधारित नहीं है, ये आपके खनिज आधारित हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वो आपके हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? तो इसका उत्तर करेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। कौन सा उपभोक्ता इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से उपभोक्ता उद्योग किसको कहा जाता है? सिलाई मशीन एक आपके उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। हमारे देश में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये चेन्नई में लगाया गया था। देश में चेन्नई में और राजस्थान में बूंदी लाखेरी में, बूंदी के लाखेरी में जो सबसे पहले आपके सीमेंट का कारखाना खुला था राजस्थान में। एक आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना है वो कब लगाया गया था? तो ये 1854 में लगाया गया था। 1854 में ये वाला जो उद्योग है, सबसे पहला उद्योग वो यहीं पे लगा था, बम्बई में, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला पार्ट है आपके 7वां पार्ट जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पहला प्रश्न आपके ये है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इनमें से कौन सा जो है वो अपने हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? जिसका उत्तर करेंगे हम ऑप्शन नंबर ब, महाराष्ट्र। इसमें से महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहंत्राणी हानि और देरी को घटाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पाइपलाइन। क्या हो जाएगा इसका? पाइपलाइन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि भारत के 2 दूरस्थ और स्थान जो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपके सिलचर और पोरबंदर, या सम और ये वाला गुजरात में। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रेल परिवहन। अगला प्रश्न आपके 5वां, अच्छा
प्रमुख साधन पूछा है तो प्रमुख साधन में आपके हो जाएगा सड़क परिवहन, सबसे ज़्यादा आपके सड़क परिवहन। दो या दो से अधिक देशों के बीच का व्यापार को दर्शाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। भारत में प्राचीनतम कृत्रिम पतन कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये चेन्नई में स्थित है, जबकि ये विशाखापत्तनम जो सबसे गहरा है, ये सबसे लास्ट में दक्षिण भारत में है ये। और एक आपको विमान पतन का नाम याद रखना है, सॉरी ये पतन का नाम, तो ये आपके कांडला में, कांडला जो गुजरात में आता है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भारत में पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में पुनः संकलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 16 भागों में किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क कितने लेन की बनाई जाने वाली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6 लाइन। भारत का सड़क जाल लगभग कितने लाख किलोमीटर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 56 लाख किलोमीटर भारत का जो सड़क जाल है जो बिछा हुआ है। ये जो हमने ऊपर नाम लिया था कांडला, तो ये पश्चिमी राज्य भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह ये कांडला है, जो कि गुजरात में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके अगला पार्ट है। अगले पार्ट का जो नाम है वो आपके सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। तो एक आपके अबसद वाला इस पार्ट से भी बनेगा। पहला प्रश्न है कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम किस में स्थित है, तो इसका उत्तर कर देंगे हम इसमें यूरोप। नेक्स्ट है श्रीलंका में सामाजिक समूह द्वारा सिंहलियों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 74% सिंहली है वहाँ पे। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो 1948 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4, लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। रूस में कुछ नए कानून कब बने थे, तो रूस में नए कानून बने थे 2005 में। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, ये 1953 में किया गया। एक मिनट, सिंहली को राजभाषा जो घोषित किया गया था वो 1956 में ही घोषित किया था। आज़ाद जो हुआ था ये श्रीलंका वो 1948 में हुआ था। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 7% ईसाई लोगों का प्रतिशत है। तमिलों का कितना आबादी है आपके इसमें, तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ब, इनकी 18% तमिल है। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 59%। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये तो हमने चर्चा कर ली है, ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अगला जो इसमें आपके पार्ट में प्रश्न बनता है वो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इस तो आपने कर लिया, ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एक तो ये तो बेल्जियम किस महाद्वीप में है, तो बेल्जियम आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सरकार के अंग कौन कौन से, तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अगला प्रश्न आपके है संघवाद वाले पार्ट से। संघवाद वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है, और इसमें से एक 3 नंबर का, ये 4 नंबर का है, एक 3 का और एक 1 का। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो ये भाषाओं की संख्या आपके 22। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 22। दूसरा प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया था, तो ये उठाया गया था आपके 2005 में। सॉरी, ये भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 1992 में उठाया गया था। नेक्स्ट है विदेशी मामले किस सूची के विषय में आते हैं, जो विदेशी मामले हैं वो किस सूची में आते हैं, तो तीसरा का आंसर करेंगे हम इसमें ब, संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में कौन कौन शामिल है, तो राज्य सूची में कौन कौन शामिल है, ये आपके हो जाएगा व्यापार, बाकी जब भी अलग अलग सूची में समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा की सूची में है तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, व्यापार राज्य सूची में है, बाकी शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो 22 भाषाओं को रखा गया है। तो छठे का उत्तर हो जाएगा आपके 22। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। कौन सी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अपने राजस्थानी को मान्यता प्राप्त नहीं है।
9वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के संरक्षण के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 1/3, 1/9। नेक्स्ट है फिर आपकी जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इस पार्ट से जो प्रश्न बनेंगे वो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक तो 1 नंबर का आएगा अबसद वाला, एक आपके अति लघुतरात्मक, एक 2 नंबर का लघुतरात्मक। महिलाओं की साक्षरता का वर्तमान प्रतिशत दर कितना है? तो इसका जो सही आंसर है, महिलाएं वैसे तो 33% होनी चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रतिशत दर है वो ये वाला आंसर हो जाएगा। हमारे देश का लिंगानुपात कितना है? तो हमारे देश का जो लिंगानुपात है, हमारे देश का लिंगानुपात जो कितना है 1919। वैसे ये शिशु लिंगानुपात है, आपको बताने टोटल लिंगानुपात तो ये आप लिखेंगे 1900 और 943 याद रखना, ये 919 है, ये 1919 919। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको वो वाला याद रख लेना है। 2019 में पहली बार सांसदों का प्रतिशत कितना था? तो 2019 में पहली बार जो सांसदों का प्रतिशत है वो था आपके 14.36%। 2011 में देश की आबादी की अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय की आबादी सर्वाधिक थी? तो छठे में हो जाएगा आपके मुस्लिम। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये आपकी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न आपके राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल में आपको पहला प्रश्न ये कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, इनका जो गठन है वो कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वो 1984 में हुआ था। 2019 में कितने राष्ट्रीय दल है जो मान्यता प्राप्त थे? तो इसका उत्तर करेंगे 19 तक तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है इसका जो निर्माण हुआ था वो 1998 में हुआ था, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, तो ये निर्वाचन आयोग से करवाना पड़ता है, चुनाव आयोग से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मान्यवर काशीराम जी है। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता होता है, समर्थक होता है और इसका सदस्य होता है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि भारतीय जनसंघ, इनकी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 7वें का उत्तर स हो जाएगा 1951 में। जबकि 1980 तक ये जनसंघ के नाम से ही जानी जाती थी, फिर बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत कौन सा है? तो क्रांतिकारी लोकतंत्र। तो 8वें का जो सही आंसर है वो आपके समग्र मानवतावाद हो जाएगा, समग्र मानवतावाद, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी लिख सकते हैं। राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है क्या कहलाता है? उसको सत्ताधारी दल कहा जाता है। जो विपक्ष में बैठता है उसको विरोधी दल कहा जाता है। भारत की दलीय व्यवस्था वो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुत सारे इसमें दल पाए जाते हैं, बहुदलीय व्यवस्था, ये बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका पाठ है, पाठ का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के जो परिणाम पाठ है इसमें आपके एक भी अवसद नहीं पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला पाठ आपका नाम है इसमें विकास वाला पाठ। विकास वाले पाठ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके रिक्त स्थान से और 1-2 नंबर का बन जाएगा। इसको भी नहीं तैयार करना। ये अवसद में आ जाओ दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो कौन सा विकास सेवा क्षेत्र में व्यक्त नहीं करता है? तो डेयरी उत्पादन जो है वो, परिवहन है वो, या भंडारण है, या फिर संचार है। तो संचार, परिवहन, डेयरी ये सभी तो आपके सेवा में आते हैं, लेकिन भंडारण इसमें नहीं होगा। अच्छा, डेयरी उत्पादन की बात कर रहा है ये, डेयरी नहीं, डेयरी उत्पादन, तो ये आपके द्वितीयक में आता है। नेक्स्ट है आपके घरेलू सकल उत्पाद, क्या कहलाता है ये? तो घरेलू सकल जो उत्पाद होता है वो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र प्लस सेवा क्षेत्र तीनों को मिला के घरेलू, एक साल का जो जितनी भी आय व्यय हैं वो आपके घरेलू सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तो वो हो जाएगा आपके इसमें सेवा क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र कौन सा है?
तो ये हो जाएगा आपके इसमें कृषि क्षेत्र। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। फिर मुद्रा और साख वाला जो पार्ट है ये आपके 5 नंबर का है। एक तो अबसदा आएगा और एक आपके 4 नंबर का निबंधात्मक इस वाले पार्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न आएगा ये, या फिर 21वां नंबर पे आएगा। इन दोनों में से जो प्रश्न आएंगे वो इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न आपकी ये कि बैंकों में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यपालन पर नियंत्रण कौन रखता है? तो बैंकों के ऋण तो आपके RBI हो जाएगा, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, उसमें नियोक्ता जो है वो शामिल नहीं होगा, बाकी सभी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है, उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत क्या है? उधार देने का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह में। मोहम्मद यूनुस समिति, यूनुस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो देखो 2006 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला था, इनको तो शांति का मिला था, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, बैंक में जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपके 15%। 15% अपने पास में रखते हैं। अगला प्रश्न है आपके ये जो पार्ट है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वाला, वह आपके वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। इसमें से भी आपके एक प्रश्न बनेगा। किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारण क्या रहता है? बाजार की नज़दीकी, सरकारी नीतियाँ, कुशल और अकुशल श्रम की उपलब्धता। उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की नहीं है? तो इनमें से जो अमेरिका की नहीं है वो आपकी हो जाएगी नोकिया। नोकिया ये फिनलैंड और अपने भारत की कंपनी है ये। नेक्स्ट है फिर आपके विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपके फोर्ड मोटर्स। कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम है? वैश्वीकरण का परिणाम है आपके तीव्र वैश्विक एकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं में निवेश, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। हाँ, ये फोर्ड मोटर्स किसकी है? तो ये फोर्ड मोटर्स जो है आपके इसकी हो जाएगी अमेरिका की हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके अगला क्वेश्चन बनता है, तो ये तो सारे हमने जो आपके अबसदा वाले प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 15 आपके अबसदा पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया आधे घंटे में, तो लगभग आपके जो 15 में से 12-13 प्रश्न तो आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से सही कर लेंगे अबसदा वाले। ठीक है, तो अब हम आपके रिक्त स्थान कौन कौन से पार्ट से आएंगे वो देख लेते हैं। देखो रिक्त स्थान जो आपके 7 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और वो आपके एक रिक्त स्थान आएगा आपके चौथे पार्ट से, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इस पार्ट से आपके जो एक रिक्त स्थान आएगा, एक आपके अबसदा आएगा, ठीक है, और एक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न के दो क्वेश्चन आपके एक नंबर के अति लघुतरात्मक इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। तो रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक दोनों हम एक साथ में देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान कौन कौन से वो देख लेते हैं। नए युग का पहला प्रतीक है तो वो है कपास हो जाएगा इसका उत्तर। कपास को नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है कि बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किसकी छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बाल कृष्ण का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, बाल कृष्ण। रिक्त स्थान में और कौन कौन से याद रखने, तो प्रथम लौह इस्पात जो संयंत्र है वो जमशेदपुर में हुआ था। प्रथम जूट मिल 1855 में आपके बंगाल में स्थापित की गई थी। और स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा किया गया था। एक आपको स्टेपलर का याद रखना है, स्टेपलर। ठीक है, ये स्टेपलर क्या होते थे? तो स्टेपलर जो रेसों के हिसाब से ऊन को छांटता था उसको स्टेपलर कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें आपके एक तो वन लाइनर में याद रखना है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी आपके 1854 में। 1854 में बम्बई में। उस समय बम्बई हुआ करता था, अभी मुंबई है, पहले ये बम्बई हुआ करता था। ठीक है, इसका उत्तर देगा बम्बई में 1854 में। एक रिक्त स्थान आपके इस पाठ से पूछा जाएगा, तो वो देख लेते रिक्त स्थान कौन सा इसमें बन सकता है। तो धर्म सुधार जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी, तो ये मार्टिन लूथर हो जाएगा इसका उत्तर, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने साथ आई थी, तो वो है गोवा में। तो सबसे पहले कहाँ पर आई थी? ये
गोवा में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई? तो ये गोवा में लगाई गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बंगाल गजट नामक साप्ताहिक जो पत्रिका है, ये किसने और कब इसको प्रकाशित किया था? तो ये बंगाल गजट जो पत्रिका है ये जेम्स हिक्की हैं, इसने इसको प्रकाशित किया था। जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो नाम बताना आपके ये, सबसे प्राचीन पुस्तक का जो नाम है वो है डायमंड सूत्र, जो कि 868 ईस्वी में छपी थी। डायमंड सूत्र इसका उत्तर होगा। ये उल्मा कौन होते हैं? तो जो मुस्लिम धर्म जो कानून के जानकार होते हैं वो उल्मा कहलाते हैं। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आपके 1978 में आया था। फिर आपके अगला जो पार्ट है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल से भी आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम इनको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को सत्ताधारी दल कहा जाता है, सत्ताधारी दल कहते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख कितने हिस्से? तो 3 हिस्से हैं। सामूहिक हित एक विचार है तो ये विवादास्पद विचार है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े फैसलों के मामले में निर्णय लेने में राजनेता ही लेते हैं। एक आपको कुछ पार्टियों के नाम याद रखने जिनकी स्थापना में कौन कौन सदस्य थे और किस वर्ष में इनकी स्थापना हुई थी। अगला पार्ट है आपके लोकतंत्र के परिणाम। इसमें भी आपके एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार सदन नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती है, जिसमें आपके अधिकारों हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, राजनीतिक समानता या गरिमा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपके ये, इसमें आपके रिक्त स्थान के कौन कौन से बनते हुए देख लेते हैं। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। एक जो रिक्त स्थान आएगा वो आपके इस वाले आर्थिक विकास की जो पार्ट है आपके अर्थशास्त्र वाली, उससे आएगा। ठीक है, तो ये आपके विकास वाला पहला पार्ट है। प्रति व्यक्ति आय कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय बटे जनसंख्या की कुल जनसंख्या। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके हरियाणा की। हरियाणा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। किसी सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। तो ये शरीर भार सूचकांक आपको कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके -2 से +2 तक। UNBP 2018 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 130। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस स्तर पर की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके $, पर। किस देश के विकास को किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्रीलंका। इसके इम्पोर्टेंट जो आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके विकास। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला जो पार्ट है आपके वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था वाला पार्ट। इसमें से भी आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1991 में इसके प्रारंभ में नीतियों को दूरगामी परिवर्तन किए गए थे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी आपके पास में कोई PDF हो तो आप उसको पढ़ करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
इस PDF में ये क्वेश्चन बैंक की आपकी क्वेश्चन बैंक की जो PDF है आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप के ऊपर आपको मिशन शेखावटी 100 वाला जो पेपर है वो भी डाल रखे हैं, तो वो भी पढ़ लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा उससे मिलेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं।